मेरी ननद के कमरे से रोज़ रात को अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, जबकि उसकी अब भी शादी नहीं हुई थी। वह आवाज़ वैसी थी जिसे सुनकर कोई भी आदमी अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाता। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ननद के कमरे से ऐसी आवाज़ क्यों आती है। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसका पता लगाना होगा। एक दिन मैं अपने ननद के कमरे में छुप गई। फिर जब आधी रात हुई तो उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। उसके बाद वह अपने हाथ को उसमें ले जाकर अपने आप को पूरी तरह, मेरा नाम अमृता है और मैं अभी बहुत ही जवान और खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अच्छी परवरिश के साथ साथ मुझे अच्छी शिक्षा भी दी। मुझे वह हर खुशी अपने मम्मी पापा से मिला जो एक बेटी को अपने मम्मी पापा चाहिए होता है। मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला मम्मी पापा मिला था। मेरी मम्मी पापा की एक इच्छा थी कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो जाए ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। मेरी शादी की उम्र भी हो गई थी, इसलिए मेरे पापा एक अच्छा सा लड़का मेरे ढूंढने लगे। कुछ दिन के बाद मेरे पापा को एक अच्छा सा लड़का भी मिल गया। उन्होंने बताया कि वह लड़का अपने बाप का इकलौता बेटा है। उस लड़के का नाम अजीत है और वह देखने में बहुत ही अच्छा है। वह शहर का रहने वाला है और वहाँ उसका खुद का कारोबार है, जिससे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके घर में उसके पापा और एक छोटी बहन है जो अभी 18 साल की है और पढ़ाई कर रही हैं। हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जैसा मेरे मम्मी पापा चाहते थे वैसा ही परिवार मुझे मिला था, जिससे मेरे मम्मी पापा और भी ज़्यादा खुश थे। मेरे पापा इस शादी के लिए फ़ौरन हाँ कर दिए और अगले ही महीने का तारीख भी पक्की कर दिए। पापा ने मुझे अजीत के फ़ोटो दिखाए, जिसे देखकर मैं बहुत खुश थी। मेरे मन के मुताबिक ही मेरा जीवन साथी मिला था। मैं अपने शादी के दिन गिनने लगी और अपने सारे सपने सजाने लगी, जैसे हर लड़की अपनी शादी के बाद की ख्वाहिश करती है। हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसे हर सुख मिले जो एक औरत बनने के बाद की खुशी होती है। धीरे धीरे दिन बीत गए और मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से अजीत से हो गई। मैं अजीत को पाकर बहुत खुश थी। कुछ घंटों में मैं अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अजीत का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन वहाँ कमी थी तो मेरी सास की, क्योंकि मेरी सास कुछ महीने पहले ही एक बड़ी बीमारी के वजह से इस दुनिया से चली गई थी। खैर, मेरी एक छोटी ननद थी जिसका नाम अंजलि था और वह बहुत प्यारी थी। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वह घर के हर सदस्य का अच्छे से ख्याल रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रात हो चुकी थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पति अजीत कमरे में आ गए। वह कहने लगे, अमृता, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा ही जीवन साथी पाना चाहता था। हम दोनों थोड़ी देर यूं ही बात करते रहे। फिर अजीत थोड़ा रोमांटिक होने लगा और वह सब कुछ हो गया। शरीर की थकान ने कब मुझे नींद की आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरी ननद किचन में चाय बना रही है। तब मैं उसके पास चली गई और उसकी मदद करने लगी। घर में एक नौकर था जो किचन के अलावा बाकी काम कर दिया करता था। धीरे धीरे मैं अपने ननद के साथ घुल मिल गई थी, क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था जिससे मैं हंसी मजाक करती। मेरी ननद भी बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वह मस्ती भी खूब करती थी। मेरे पति और ससुर जी सुबह 10 बजे अपने काम के लिए निकल जाते थे। फिर ननद भी 11 बजे अपने कॉलेज चली जाती थी। घर में मैं अकेली ही रहती थी, तब खाली बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इसीलिए मैं घर के काम में लग जाती थी, जिससे वक्त अच्छे से गुजर जाता था। इसी तरह मैं घर को अच्छे से संभाल लिया था, जिससे मेरे ससुर जी कहते कि बहू ने आते ही घर को अच्छे से संभाल लिया है। पहले इस घर का माहौल अलग था, लेकिन बहू को आने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है। वहाँ दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई थी। ऐसे ही कब शादी के 4 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन
रात के 1 बजे के करीब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। उस दिन मैं अपने कमरे में पानी का बोतल रखना भूल गई थी, इसलिए पानी पीने के लिए कमरे से बाहर हॉल में आ गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी ननद के कमरे से अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर मैंने उस आवाज़ को ठीक से सुनने के लिए उसके कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मैंने जिस तरह की आवाज़ें सुनी उससे मेरे वजूद में हलचल मचने लगी थी। मैं अपने सहन शक्ति से बाहर जाने लगी थी। फिर किसी तरह मैं अपने आप पर काबू किया और सोचने लगी कि आखिर ये आवाज़ ननद के कमरे से क्यों आ रही है, जबकि मेरी ननद तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई है और वो अपने कमरे में अकेले ही सोती हैं। उस वक्त मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी उस तरह से चिल्लाने की आवाज़ें घूम रही थीं। मैं बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई थी। आखिर मेरी ननद अकेली कमरे में इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी? मैंने सोचा कि हो सकता है अपने मोबाइल में कोई फ़िल्म देख रही हो जिससे ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी। फिर मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटाकर सो गई। जब सुबह हुई तो मैं अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई। तभी मेरी नज़र अंजलि पर पड़ी, जो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे की उदासी मुझे किसी अनहोनी को दर्शा रही थी, क्योंकि इससे पहले वह इस तरह उदास कभी नहीं रहती थी। वह हमेशा खिलखिलाती रहती थी, लेकिन अचानक उसका इस तरह से मायूस होना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने ननद के पास गई और उससे पूछने लगी। मैंने कहा, क्या बात है मेरी प्यारी ननद जी, आज मुरझाई हुई क्यों हो? वह कहने लगी कि अरे भाभी, कुछ तो नहीं है, बस ऐसे ही आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ उससे नहीं बोली। मुझे लगा कि क्या पता उसे किसी बात का बुरा लग गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान को कोई भी बात समझ में नहीं आती है और उसे अच्छी बात भी बुरा लग जाता है। मैं किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि मेरे पति और ससुर जी को वक्त से काम पर जाना होता है। नाश्ता बनाकर मैं अपने पति और ससुर को दे दिया। थोड़ी देर में वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। फिर मैं भी नाश्ता करके अपने घर के काम में लग गई। उस दिन भी मैंने गौर किया कि मेरी ननद अंजलि बिना नाश्ता किए अपने कॉलेज के लिए निकल गई। उसका इस तरह से उदास रहना मुझे बहुत हैरान करने लगा था। मैं ये बात अपने पति को भी बता सकती थी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि उसके पीछे की वजह क्या है। एक दिन मेरी ननद अपने भैया से 30,000 रुपये मांगने लगी। वह कहने लगी कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम है। मेरे पति अपने बहन की कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए वह फ़ौरन से उसे पैसे दे दिए। लेकिन मेरे मन में इन सब के पीछे की वजह कुछ और ही नज़र आ रही थी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए और मैं गौर करने लगी थी कि मेरी ननद का सेहत गिरते जा रहा था। वह अब पहले से भी कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर उसे अचानक से क्या हुआ था जो इस कदर वह कमज़ोर होती जा रही थी? यह सब सोचकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। एक दिन शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन अभी तक अंजलि कॉलेज से नहीं आई थी। यह देखकर मेरा दिल ज़ोर से घबराने लगा था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं मेरी ननद के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि हर रोज़ वह 3 बजे तक घर आ जाया करती थी, लेकिन आज वक्त बहुत हो चुका था। कुछ देर के बाद मेरे पति और ससुर घर आ गए। वे ननद को घर में ना पाकर उसके बारे में पूछने लगे, लेकिन मैं क्या बताती, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम था। मेरे पति अंजलि को फ़ोन करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। यह देखकर हम सब घबरा गए थे कि आखिर वह अभी तक घर क्यों नहीं आई है। जब रात के करीब 8 बज रहे थे, तब दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने अंजलि खड़ी थी। वह अपनी नज़रें झुकाए घर के अंदर दाखिल हो गई। तभी मेरे पति और ससुर उससे पूछने लगे कि आज इतना देर कैसे हुआ है। अंजलि कहने लगी कि भैया, आज मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी थी तो उसने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रोक लिया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मेरे ससुर जी ने पूछा कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था, तो वह कहने लगी कि मोबाइल की बैटरी उतर गई है, इसलिए बंद हो गया है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वह कमरे में जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसके दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद
मुझे उसकी रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह सिसकियां लेकर रो रही थीं। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि मेरी ननद के साथ कुछ ज़रूर गलत हो रहा है, नहीं तो इतनी चहकने वाली लड़की अचानक कैसे इस तरह से मुरझा सकती है। सारे लोग रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी किचन का काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। उस वक्त भी मैं अपने पति से यह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये लोग भी कुछ गलत ना समझ बैठें। फिर मैंने इस मसले का हल खुद ही ढूंढने का फ़ैसला किया। रात काफ़ी हो चुकी थी और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, पर मेरी आंखों से नींद ही गायब हो चुकी थी। मैं अपने ननद के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाना चाहती थी। इसके लिए मुझे पहले इस मामले के तह तक जाना था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वह कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई है। तभी मैंने अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से आई तो वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त उसे पता नहीं था कि मैं उसके कमरे में मौजूद हूँ। थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल पर किसी का वीडियो कॉल आ गया। वह फ़ोन उठाकर बात करने लगी। वह किसी लड़के का फ़ोन था। वह लड़का मेरी ननद से कह रहा था, तुम अपने सारे कपड़े उतारो, लेकिन अंजलि उससे बार बार कह रही थी कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझसे रोज़ रोज़ यह सब नहीं होता। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंजलि से वह लड़का ऐसा क्यों कह रहा था। अंजलि रोते हुए अपने कपड़े उतारने लगी। फिर जैसे जैसे वह लड़का कहता गया वैसे वैसे अंजलि करती चली गई। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी। आखिर फ़ोन पर ही ये सब कर रहे थे। उसकी आवाज़ ने मेरे तन बदन में भी आग लगा दिया था। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरी भोली भाली ननद के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। यही कारण था कि मेरी ननद का सेहत गिरता जा रहा था। अंजलि के चेहरे से लग रहा था कि यह सब उसके खिलाफ हो रहा था, क्योंकि वो ये सब करने से बार बार मना कर रही थी। करीब 1 घंटा तक ये सब कुछ चलता रहा। फिर फ़ोन कट गया। फिर मैंने देखा कि ऐसे ही अंजलि अपने बिस्तर पर बैठकर रोए जा रही थी। तभी मैं वहाँ से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गई। वह मुझे इस तरह अपने सामने देख बहुत घबरा गई और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर वह कहने लगी कि भाभी, आप यहाँ इस वक्त? मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ तब से हूँ जब से तुम उस लड़के के साथ फ़ोन पर ही वो सब कर रही थी। मेरी बात सुनकर वह बुरी तरह कांपने लगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो लड़का कौन था और ये सब क्या हो रहा था। तुम मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मैं ये बात तुम्हारे भैया को बता दूंगी। वह मेरे पैरों पर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह कहने लगी कि नहीं भाभी, ये बात भैया या पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। अंजलि को मैंने भरोसा दिलाया कि तुम सब सच बताओ, आखिर बात क्या है, तभी तो इसका कोई हल निकलेगा। वह कहने लगी कि भाभी, कॉलेज में मुझे एक लड़के से जान पहचान हो गई थी। उसका नाम राजेश था और वह देखने में बहुत अच्छा था, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। ये दोस्ती का सिलसिला कुछ दिन तक चला। फिर एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मुझे भी राजेश अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से वह मुझे रोज़ यहाँ वहाँ घुमाने लगा, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाने लगा और मैं भी उसकी हर बात मानती चली गई। एक दिन वह मुझे एक होटल में खाना खिलाने के बहाने ले गया। मैं भी उसके साथ खुशी खुशी चली गई, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास हो गया था। उस दिन जब हम होटल पहुंचकर खाना खाने बैठे तो खाना खाने के बाद वह कोल्ड ड्रिंक्स लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने मुझे वो कोल्ड ड्रिंक दिया तो मैंने उसे पी लिया, लेकिन उसे पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं था। उसके अगले दिन जब मैं रात को अपने कमरे में सोने जा रही थी, तब मैंने अपना को व्हाट्सएप खोलकर देखने लगी, जिसमें मैंने देखा कि रमेश का वीडियो आया हुआ था। जब मैंने उस वीडियो को खोलकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वीडियो में मैं और राजेश मौजूद थे, वह भी वैसी हालत में जिस हालत में रात को एक मर्द और औरत के बीच होता है। यह देखकर मैं एकदम से घबरा गई। फिर उसी वक्त मैंने उसको फ़ोन किया कि ये सब उसके पास कहाँ से आया, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने उसके साथ किया ही नहीं था। वह कहने लगा कि देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं ये सब तुमसे करने को कहता
तो तुम साफ साफ मना कर देती, क्योंकि तुम एक इज्जतदार घराने की लड़की हो। उस दिन होटल में जब मैंने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाया था तो उसमें मैंने बेहोशी की दवा डाल दिया था, जिससे तुम 1 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। फिर मैंने उसी होटल में एक कमरा लिया और फिर तुम्हारे साथ पूरा मस्ती किया। उस वक्त मैंने सोचा कि ये मज़ा अब मुझे हर दिन चाहिए, इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बना लिया ताकि यह दिखाकर तुमसे मैं हर दिन ये सब कर सकूं। यह सब सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मेरी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। हम तो शादी भी करने के लिए तैयार थे। फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकते थे। तब तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी होती। राजेश कहने लगा कि नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। मुझे तो सिर्फ तेरे साथ मज़े करने थे, लेकिन तुम इसको प्यार समझ बैठी। अपनी ननद के मुंह से ये सब सुनकर मैं एकदम से हैरान थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत से गुज़र रही थी मेरी ननद अंजलि। आगे अंजलि कहने लगी कि उस दिन के बाद वह मुझे रोज़ धमकी देने लगा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरा वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगा, जिससे मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। इसलिए मैं उसकी हर बात को मानती गई। जब वो पैसे की मांग की तो मैंने उसे पैसे ले जा कर दिए। धीरे धीरे वह इन सब का आदी हो गया। फिर वह हर रात को फ़ोन करके मुझसे फ़ोन पर भी ये सब करने को कहने लगा। जब मैं इसके लिए मना करती थी तो वह मुझे धमकी देता था कि मेरा वह वीडियो वायरल कर देगा। इसलिए जब भी वह कहता तो मैं तैयार हो जाती थी। जिस दिन आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो गई है, उस दिन भी उसने मुझे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। मैं डर की वजह से होटल में चली गई, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे होश उड़ गए। उस दिन वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उस दिन भी मैं उसके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मुझे फिर से वहीं धमकी देने लगा। फिर मजबूरन मुझे उन दोनों को खुश करना पड़ा। उस दिन वह दोनों मिलकर मेरी ऐसी हालत कर दी थी जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मुझे लगा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह के नरक भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती। फिर मैंने अपने पापा और भैया के इज़्ज़त के बारे में सोचा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पापा और भैया की समाज में बहुत इज़्ज़त है। अगर मैं मर जाती तो बहुत सारे सवाल खड़ा हो जाते, यहाँ तक कि पुलिस का भी मामला बन सकता था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पापा और भैया को किसी भी तरह से पुलिस के मामले में पड़ना पड़े। यह सब अंजलि के मुंह से सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैं उसे अपने गले से लगा लिया। मैं कहने लगी कि तुम इतनी तकलीफ़ में थी, लेकिन एक बार भी मुझसे बताना उचित नहीं समझा। हम दोनों इसी तरह एक दूसरे से गले लगकर खूब रोए। फिर मैं अंजलि को भरोसा दिलाया कि मैं उसे न्याय दिलाकर ही रहूँगी। अगले दिन मैंने यह सारी बातें अपने पति अजीत को बताईं, जिसे सुनकर वह गिर पड़े और रोने लगे। वह कहने लगे कि मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी और किसी को बताया भी नहीं। उसी वक्त मेरे पति पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दी। उस थाने में मेरे ससुर जी का एक दोस्त था जो उस थाने का एसपी था। वह फ़ौरन ही अपनी पुलिस को लेकर वहाँ से निकल गए। फिर कुछ ही घंटों में उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। पुलिस ने उसका फ़ोन से वो वाला वीडियो को भी डिलीट कर दिया। फिर उसने विश्वास दिलाया कि वह उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अगले दिन हम अंजलि को एक अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गए। वह कुछ दवाई दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद मेरी ननद ठीक होने लगी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। उसके सेहत में भी अब सुधार होने लगा था। 2 महीने के बाद मेरे ससुर जी ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। अब वह अपने ससुराल में खुशी से जीवन गुजार रही है। अब मेरे घर में भी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। यह खबर से घर में सब लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस तरह के घटनाएं अक्सर कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती हैं। इसलिए किसी के साथ भी आप दोस्ती करें या प्यार करें तो एक बार अच्छी तरह इस बारे में ज़रूर सोचें। कहते हैं कि एक गलत फ़ैसला पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इसलिए कोई भी फ़ैसला सोच समझ कर लें,
क्योंकि जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं अक्सर वही धोखा देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।